So guys, today's topic that is very important and it is फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। आज हम लोग को डिस्कस करना है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि एडिपोज टिश्यू जो होता है वो रेगुलेट कराता है प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन को, कि अगर हमारे पास ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन, लिपिड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा और उसकी एस्टेरिफिकेशन कर देगा। लेकिन अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है या लिपिड की कंसंट्रेशन कम है तो फिर एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एडिपोज टिश्यू हमारे पास रिलीज कराता है फ्री फैटी एसिड। एडिपोज टिश्यू क्या कराता है, रिलीज कराता है फ्री फैटी एसिड। अब आज जो है, आज हमें क्या डिस्कस करना है, हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो फ्री फैटी एसिड ब्लड के अंदर आता है वो लिवर में भी जाएगा, वो किडनी में भी जाएगा, वो ब्रेन में भी जाएगा, वो मसल्स के टिश्यूज़ में भी जाएंगे। तो वो टिश्यूज़ जो हैं, ये इतने सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरीके से इस फैटी एसिड को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक। अब हमारे पास फैटी एसिड कहाँ कहाँ से है, एडिपोज टिश्यू ने दे दिए। दूसरा फैटी एसिड्स कहाँ से आते हैं, डाइट में से। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अब तो शायद आप लोग को हिफ्ज हो गया होगा कि इंटेस्टाइनल सेल में हमारे पास जब फ्री फैटी एसिड आ जाते हैं, कहाँ से, डाइट में होते हैं ट्राइग्लिसराइड। जैसे डाइट में हमें पता है, डाइट में क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। जब वो हमारे पास इंटेस्टाइनल ल्यूमन में होते हैं तो वो टूट जाते हैं किसके अंदर, ग्लाइसरोल के अंदर और फैटी एसिड्स के अंदर। फिर ये हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल में जाते हैं, दोबारा ये लोग यूनाइट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और फिर ट्राइग्लिसराइड जो है वो काइलोमाइक्रोन के साथ मिलके लिम्फ के अंदर चले जाता है, ठीक है। और फिर जब ये काइलोमाइक्रोन सर्कुलेशन में आता है तो सर्कुलेशन में आने के बाद, सर्कुलेशन में जब ये हमारे पास आ जाता है, फिर क्या होता है कि सर्कुलेशन में ये आ गया, उसके बाद काइलोमाइक्रोन्स के ऊपर जो हमारे पास वेजल की एंडोथेलियल सेल है, ये एंडोथेलियल सेल है, इसके ऊपर हमारे पास क्या लोकेटेड होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। वो इस काइलोमाइक्रोन के ऊपर ऐड करेगा और काइलोमाइक्रोन में से ट्राइग्लाइसराइड जो है, काइलोमाइक्रोन के ऊपर जो ट्राइग्लाइसराइड जो होगा उसके ऊपर ऐड करेगा। वहाँ से हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को अलग करा देगा। फिर ये जो चीज़ें होंगी ये हमारे पास जो सेल होंगे, कैपिलरी के सेल हो गए, उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। या हमारे पास जो कैपिलरी के बराबर में जो विजरा है, जो भी टिश्यू वगैरह है, उन टिश्यूज़ के सेल में ये हमारे पास चली जाएंगी। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई थी पहले हमें, ठीक है। अब जब ये टिश्यूज़ में जा रही हैं तो वो टिश्यूज़ इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक। तो सोर्सेज ऑफ फैटी एसिड समझ में आ गया। सोर्सेज ऑफ फैटी एसिड क्या है, एडिपोज टिश्यू जो कि फ्री फैटी एसिड रिलीज करा देगा सर्कुलेशन में, या फिर हमारे पास VLDL और काइलोमाइक्रोन, इनके अंदर जो हमारे पास ट्राई असाइल ग्लाइसरोल होते हैं, उनमें से हम लोग लाइपोप्रोटीन लाइपेज का एक्शन करवा के फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को इनटेक करवा लेते हैं इनटू द सेल्स। और हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि HDL जो कि लिवर प्रोड्यूस कराता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो भी क्या करता है, HDL हमारे पास कैरी करता है स्मॉल चेन फैटी एसिड्स। स्मॉल चेन फैटी एसिड ये भी कैरी करता है कौन, HDL। साथ साथ में HDL क्या कैरी करता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये भी हमारे पास टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र कराने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये भी HDL भी जो है वो फैटी एसिड टिश्यू को प्रोवाइड कर देता है, ठीक। तो हमारे पास फैटी एसिड्स की सोर्सेज टूवर्ड्स द टिश्यू वो कितनी आ गई, 3 आ गई। एक फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू फ्री फैटी एसिड ब्लड में रिलीज कराता है। दूसरा VLDL काइलोमाइक्रोन, ठीक है। तीसरा HDL जो कि हमारे पास स्मॉल चेन फैटी एसिड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड टूवर्ड्स द टिश्यू को सप्लाई करा देता है, ठीक। अब जब ये हमारे पास सेल में चले गए, सेल में जब ये हमारे पास चले जाते हैं, फिर क्या होता है, जैसे ये हमारे पास फैटी एसिड था, ये हमारे पास आ गया सेल में, ठीक है। सेल में आने के बाद एक Z प्रोटीन होता है जिसके साथ ये हमारे पास फैटी एसिड बाउंड रहता है। फिर जैसे यूटिलाइजेशन की नीड होती है तो Z प्रोटीन साइड में हो जाता है और फैटी एसिड को हम यूज़ करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस। अब फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है गाइस, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हमारे पास 3 तरीक़ों से हो सकती है। एक अल्फा ऑक्सीडेशन, दूसरी बीटा ऑक्सीडेशन, तीसरी गामा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। सो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। सो गाइस, हम लोग को अभी डिस्कस करना है वो है बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीटा ऑक्सीडेशन यानी कि हमारे पास बीटा कार्बन की हम करेंगे ऑक्सीडेशन। अब बीटा कार्बन कौन सा कार्बन आ जाता है, तो गाइस याद रखना कि हमारे पास फैटी एसिड चेन है। हमारे पास क्या है, फैटी एसिड चेन। तो उसमें जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसके बाद वाला जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक कार्बन के बाद वाला जो कार्बन है वो कहलाता है अल्फा, उसके बाद वाला बीटा एंड सो ऑन। और इस पूरी फैटी एसिड चेन में जो आखिरी जो मिथाइल ग्रुप होगा, आखिरी जो मिथाइल ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं ओमेगा, उसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा कार्बन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद आ गई कि अल्फा कार्बन क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फैटी एसिड के अंदर, उसमें पहला कार्बन मतलब COOH के बराबर में जो पहला कार्बन होगा उसको हम कहते हैं अल्फा, उसके बाद बीटा एंड सो ऑन। और ओमेगा कार्बन किसको कहते हैं, जो लास्ट मिथाइल ग्रुप होता है। और इस ओमेगा कार्बन की सिग्निफिकेंस क्या है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें हमारे पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें ये ओमेगा कार्बन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा कार्बन के बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अगर ओमेगा कार्बन के बाद तीसरे कार्बन पे अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा तो उस फैटी एसिड चेन को हम कहते हैं ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, तो हमारे पास दो टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ठीक है, ओमेगा 3 वो जिसमें हमारे पास ओमेगा कार्बन के बाद जो हमारे पास पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ओमेगा कार्बन, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो ओमेगा 3 का मतलब ये कि जो मिथाइल टर्मिनल ओमेगा कार्बन है उसके बाद तीसरे कार्बन पे या उससे पहले, आप इस तरीके से कंसिडर कर लो कि उससे पहले तीन कार्बन जो हैं, उससे पहले तीन कार्बन, अगर ओमेगा कार्बन हमारे पास 18th है तो 15th और 16th के दरमियान में हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ओमेगा कार्बन क्या है, 18 है, तो हमारे पास 15 और 16 के दरमियान में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ऐसा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें ओमेगा कार्बन से पहले जो 15th और 16th के ऊपर डबल बॉन्ड था उसको हम कहते हैं ओमेगा 3। इसी तरीके से अगर हमारे पास 14 और उसके पास 15 के ऊपर डबल बॉन्ड हो, 14 नहीं, 14 नहीं, इसको हम कहेंगे 12 और 13 कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम कहते हैं ओमेगा 6। इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा 6, क्योंकि 18 से 6 कार्बन पहले है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा 6। तो बेसिकली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारे पास बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है ये हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि आपको डाइट में से लेने होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो होते हैं ये आपको, है ना, आपकी आर्टरी मतलब आपकी बॉडी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको ये जो है ये अरेक्सिनिडोइक एसिड, अरेक्सिनिडोइक एसिड, ये भी हमारे पास एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है, इसको बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और फिर ये अरेक्सिनिडोइक एसिड जो होता है ये हमारे पास, है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह बनाता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना के देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये बॉडी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके क्योंकि ये हमारे पास पेन रेगुलेटर भी होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। साथ साथ में हमारे पास ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो होता है वो हमारे पास डोकोसा हेक्सोनिक एसिड भी बना के देता है, जो कि रेटाइना के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। साथ साथ में ये हमारे पास मेम्ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी वगैरह के लिए। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि इस बीटा कार्बन के ऊपर होगी। सो गाइज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हम लोग को डिस्कस करना है क्या चीज़, बीटा ऑक्सीडेशन। अब बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन किसकी, फैटी एसिड की। फैटी एसिड में बीटा कार्बन के ऊपर हम इन दी एंड देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक, अब हमें देखना है कि ये हमारे पास, जैसे हम देखते हैं ना कि ग्लूकोज की हम ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं, इसी तरीके से हम फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे, और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन हम बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू से करेंगे। अब सबसे पहले सबस्ट्रेट कौन सा रिक्वायर होता है, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। फिर ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल से हमारे पास 3 फैटी एसिड्स आते हैं और ग्लाइसरोल फॉस्फेट आ जाता है। अब लिपोलाइसिस से अगर हमारे पास ये आ रहा है, लिपोलाइसिस से अगर हमारे पास ये ग्लाइसरोल फॉस्फेट आता है तो हमारे पास एडिपोज टिश्यू जो है,
कौन सा? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारे पास इस ग्लाइसरोल फॉस्फेट को यूज़ नहीं कर सकता किस चीज़ के लिए? फॉर एस्टेरिफिकेशन। फॉर एस्टेरिफिकेशन वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। सॉरी मैं चीज़ गलत बताना भूल गया। हमारे पास इससे ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल टूटेंगे तो हमारे पास 3 फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिलता है। ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल हमारे पास टूटेंगे तो हमारे पास 3 फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल मिलता है, ठीक। और फिर ये जो ग्लाइसरोल जो हमारे पास लिपोलाइसिस से मिलता है वो एडिपोज टिश्यू जो है इस ग्लाइसरोल को यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि हमें है ना यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइसरोल के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम इस ग्लाइसरोल को कन्वर्ट करें किसके अंदर? ग्लाइसरोल फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइसरोल के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम इस ग्लाइसरोल को कन्वर्ट करें इन द ग्लाइसरोल फॉस्फेट, और उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंजाइम ग्लाइसरोल काइनेज की नीड होती है। कौन से एंजाइम की? ग्लाइसरोल काइनेज की, और वो इस एडिपोज टिश्यू में नहीं होता। तो जब हमारे पास लिपोलाइसिस होती है उसमें से जब हमारे पास 3 फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल मिलते हैं तो एडिपोज टिश्यू इस ग्लाइसरोल को यूटिलाइज नहीं कर सकता फॉर अगेन रीएस्टेरिफिकेशन, ठीक। अब ये जो हमारे पास 3 फैटी एसिड्स आ गए, इनमें से भी हम किसी भी एक फैटी एसिड को ले लेते हैं और उसकी हम क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फैटी एसिड आ गया है इसको हमें है ना एक्टिवेट कराना पड़ता है। इसको हमें क्या कराना पड़ता है? एक्टिवेट कराना पड़ता है, ठीक है। नाउ फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वी नीड टू डू एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन हमारे पास कहां पर होती है? साइटोसोल के अंदर, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सपोज करो इन लिवर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो अब एक्टिवेशन सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ता है कि फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए हमें फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज कराना पड़ता है, एक्टिवेट कराना पड़ता है। फैटी एसिड को क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट कराना पड़ता है। एक्टिवेट कैसे कराते हैं कि फैटी एसिड को हमने को ए के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन जाता है? असाइल को ए। फैटी एसिड को जब हमने को ए के साथ रिएक्ट कराया तो वो हमारे पास क्या बन गया? असाइल को ए। क्योंकि फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं? असाइल भी कहते हैं। फैटी एसिड को हम असाइल भी कहते हैं। तो फैटी एसिड को जब हमने को ए के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया? असाइल को ए। इस रिएक्शन के लिए याद रखना कि ये हमारे पास हम इसमें एनर्जी देते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम एनर्जी देते हैं। अब कैसे? कि आपने ये जो एटीपी है, इस एटीपी में से आपके दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड आपके यूज हो जाते हैं।